थॉमस अल्वा एडिसन, एक ऐसा नाम जिसके बिना आधुनिक दुनिया की रोशनी अधूरी लगती है। 11 फरवरी 1847 को जन्मे ये व्यक्ति सिर्फ एक इन्वेंटर ही नहीं थे, बल्कि एक नए युग के आर्किटेक्ट थी। इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन से लेकर साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर्स तक अपनी लगातार खोजों के माध्यम से उन्होंने मानव सभ्यता के रोजाना जीवन को परिवर्तित कर दिया। फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का प्रारंभिक रूप, इन सब ने दुनिया की दिशा ही बदल दी। लेकिन एडिसन की सबसे बड़ी खोज शायद कोई मशीन नहीं थी, बल्कि टीम वर्क और ऑर्गेनाइज्ड साइंस का विचार था। इसी सोच के साथ उन्होंने दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरी स्थापित की। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे एक साधारण इंसान बदल गया। विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क में थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में यूनाइटेड स्टेट्स के ओहायो राज्य के छोटे से शहर मिलन में हुआ था। लेकिन उनका बचपन का ज्यादा हिस्सा मिशिगन के पोर्ट ह्यूरोन में गुजरा, जहां 1854 में उनका परिवार आकर बस गया। परिवार के साथ बच्चों में एडिसन सबसे छोटे थे, लेकिन आने वाले समय में वही सबसे ज्यादा चर्चित नाम बनकर उभरे। एडिसन के पिता सैमुअल ऑगडन एडिसन का जन्म नोवा स्कॉशिया के मार्शल टाउन में हुआ था। उनकी मां नैन्सी मैथ्यूज एलियट न्यूयॉर्क के चेनांगो काउंटी की रहने वाली थी। ज्ञान के प्रति प्रेम और जिज्ञासा का बीज सबसे पहले उनकी मां ने बोया था। एडिसन का पितृवंश डच मूल का था, जो धीरे धीरे न्यू जर्सी से गुजरकर नॉर्थ अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों तक फैल गया। एडिसन का पारिवारिक इतिहास भी कम रोचक नहीं था। उनके प्रपितामह जॉन एडिसन, जो एक लॉयलिस्ट था, 1784 में न्यू जर्सी छोड़कर नोवा स्कॉशिया चले गए। इसके बाद लगभग 1811 के आसपास परिवार अपर कैनेडा के मिडलसेक्स काउंटी में आ बसा। एडिसन के दादा कैप्टन सैमुअल एडिसन सीनियर ने 1812 के युद्ध में फर्स्ट मिडलसेक्स मिलिशिया के साथ सेवा दी। उनके पिता सैमुअल एडिसन जेआर 1837 के विद्रोह में शामिल होने के बाद मजबूरन ओंटारियो के वियना से भागकर ओहायो आ गए। बचपन में एडिसन का जीवन आम बच्चों जैसा नहीं था। उन्होंने बहुत कम समय के लिए फॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की। असल में उनकी सबसे बड़ी टीचर उनकी मां थी, जो खुद एक पूर्व स्कूल टीचर थी। घर की 4 दीवारों के बीच शुरू हुई ये शिक्षा यात्रा आगे चलकर पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाली थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खोना शुरू कर दी। इतिहासकार पॉल इजराइल के मुताबिक बचपन में हुई स्कारलेट फीवर और कानों के बीच के हिस्सा में बार बार होने वाली इन्फेक्शंस, जिन पर समय पर इलाज नहीं हुआ, इसी समस्या की कारण बनी। बाद के जीवन में एडिसन ने अपनी श्रवण शक्ति की हानि के बारे में कई कहानियां बताई। हकीकत यह थी कि उनके एक कण की सुनने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जबकि दूसरे कण से सिर्फ बहुत कम सुनाई देता था। आवाज महसूस करने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। संगीत या पियानो की धुन महसूस करने के लिए दांत से लकड़ी को जोर से पकड़ लेते थे, ताकि कंपन सीधे उनकी खोपड़ी तक पहुंच सके। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, एडिसन का मानना था कि उनकी ये सुनने की कमी ही उन्हें बाहरी शोर शराबे से दूर रखकर अपने काम पर गहरा ध्यान केंद्रित करने में मदद करती थी। छोटी उम्र में ही एडिसन का कामकाजी सफर शुरू हो गया। उन्होंने एक न्यूज बुचर के रूप में काम शुरू किया। पोर्ट ह्यूरोन से डेट्रॉइट जाने वाली ट्रेन्स में घूम घूम कर अखबार, मिठाई और सब्जियां बेचते थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उनकी हफ्ते की कमाई लगभग $50 तक पहुंच गई, जो उस दौर में काफी बड़ी रकम थी। इस आय का ज्यादा हिस्सा वो अपनी रुचि के क्षेत्र में लगाते थे। बिजली और रसायन से जुड़े प्रयोग के लिए उपकरण खरीदने में अपने उद्यमी जज्बे का परिचय देते हुए उन्होंने एक छोटा अखबार शुरू किया, ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड। ये अखबार कुल 24 अंक तक छापा
और स्थानीय खबरों की अलग और मौलिक रिपोर्टिंग के लिए जल्दी ही मशहूर हो गया। कुछ ही समय में इसके लगभग 500 ग्राहक बन गए और एडिसन इतनी प्रगति कर चुके थे कि कम से कम 2 सहायकों को नौकरी पर रख सके। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1862 में सिर्फ 15 साल की उम्र में एक बेकाबू ट्रेन से टकराने से एक बच्चे की जान बचाई। इस बहादुरी के लिए बच्चे के पिता एडिसन के इतने आभारी हुए कि उन्होंने एडिसन को टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में ट्रेनिंग दी। इसके बाद एडिसन ने पहले एक स्थानीय जनरल स्टोर में टेलीग्राफर के तौर पर काम शुरू किया। बाद में वो ओंटारियो के स्ट्रैटफर्ड जंक्शन चले गए, जहां वो ग्रैंड ट्रंक रेलवे के लिए रात के टेलीग्राफर के रूप में काम करते थे। काम के बीच एडिसन क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते थे, डिफरेंट केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे और अक्सर काम में डूबे रहने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती थी। इसी वजह से एक बार तो ट्रेन्स के बीच टाकराव के करीब की बहुत खतरनाक स्थिति बन गई। इस घटना के बाद ही एडिसन ने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। थॉमस अल्वा एडिसन 1863 से 1869 के बीच एडिसन ने ओंटारियो, मिशिगन, केंटकी, ओहायो और मैसाचुसेट्स जैसे अलग अलग स्थान पर रात की शिफ्ट में टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम किया। वेस्टर्न यूनियन के एम्प्लॉय के तौर पर उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस के न्यूज वायर को संभालने की जिम्मेदारी भी निभाई। सिंसिनेटी में वो एजरा गिलेलैंड के साथ रहते थे और दोनों की दोस्ती लगभग 25 साल तक बनी रही। एडिसन ने नेशनल टेलीग्राफ यूनियन ज्वाइन किया और उनकी मैगजीन के लिए भी लिखना शुरू किया। मशीन्स पार काम करने के अलावा वो स्पेनिश भाषा का अध्ययन भी करते थे। युवा पुरुष टेलीग्राफ ऑपरेटर्स के बीच एडिसन तेज दिमाग और नए प्रयोग करने के लिए मशहूर हो गए। हालांकि कई बार उनके ये प्रयोग उनके काम में रुकावट भी बन जाते थे। बोस्टन में 1867 से 1869 के दौरान एडिसन ने कुछ लोकल कस्टमर्स के लिए स्टॉक टिकर का आविष्कार करके कुछ पैसे कमाए। लेकिन जब उन्होंने इस वेंचर को न्यूयॉर्क तक बढ़ाने की कोशिश की तो वहां उसे पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिली और आखिरकार उन्होंने उस पर लगाया हुआ पैसा खो दिया। थॉमस अल्वा एडिसन न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में एडिसन ने एक ऐसी लैबोरेटरी स्थापित की जिसे दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरी माना जाता है, जिसका उद्देश्य पहले ज्ञान का सृजन करना और फिर उस ज्ञान के उपयोग को नियंत्रित करना था। यह लैबोरेटरी 1876 में उस समय के ररितन टाउनशिप में बनाई गई, जो आज उनके सम्मान में एडिसन टाउनशिप के नाम से जानी जाती है। इस लैबोरेटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धन का प्रमुख भाग एडिसन के क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ की व्यापारिक सफलता से मिला। एडिसन आमतौर पर अपने कर्मचारियों से ये अपेक्षा रखते थे कि वे रिसर्च के दौरान उनके निर्देशों का कठोरता से पालन करें और परिणाम लाने के लिए उन पर काफी दबाव भी डालते थे। एडिसन के नाम पर कुल 1093 पेटेंट्स दर्ज है। लैबोरेटरी के नेता के रूप में उनके अधीन काम करने वाले अनेक रिसर्चर्स के द्वारा किए गए आविष्कारों का श्रेय भी एडिसन के नाम से ही जोड़ा गया। एडिसन खुद बहुत लंबी अवधि तक काम करते थे और अपने आसपास के लोगों से भी वही उम्मीद रखते थे, या ये कहे कि उनसे ऐसी ही कामशैली की अपेक्षा की जाती थी। इसका मतलब होता था मंडे से फ्राइडे तक रोज लगभग 18 घंटे काम और सैटरडे और संडे को भी एक्स्ट्रा काम। एक कर्मचारी ने इस काम के माहौल को इस तरह वर्णित किया था, इंसान की थकान की सीमा तक पहुंच जाना। थॉमस अल्वा एडिसन 1878 में एडिसन ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम पर काम शुरू किया जो बड़े पैमाने पर कमर्शियल यूज के लिए उपयोगी हो और जो गैस और तेल से चलने वाली रोशनी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, ऐसी उनकी उम्मीद थी। इस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कम रेजिस्टेंस वाली इनकैंडेसेंट बल्ब बनाना, जो लाइटिंग के लिए आवश्यक थी। एडिसन से पहले भी कई आविष्कारों ने इनकैंडेसेंट बल्ब्स बनाए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश में
गंभीर कमियां थी। बहुत कम आयु और चलाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत, जिसके कारण उन्हें कमर्शियल तौर पर लागू करना मुश्किल था। एडिसन ने शुरुआत में कार्डबोर्ड से बना फिलामेंट इस्तेमाल किया, जिसे प्रेस्ड लैम्प से कार्बनाइज किया गया था, लेकिन यह जल्दी जलकर खत्म हो जाता था और लंबे समय तक रोशनी देने में असफल रहा। इसके बाद उन्होंने अलग अलग घास और गन्ना जैसे प्लांट जैसे हेम्प और पाल्मेटो पार एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार बैम्बू को सबसे बेहतर फिलामेंट के रूप में चुना। एडिसन के लिए रोशनी सिर्फ एक अलग मशीन नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम थी। इस चुनौती का हल निकलने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मार्केट रिसर्च, शक्तिशाली इन्वेस्टर्स के साथ संबंध बनाना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का अध्ययन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग, ये सब जरूरी था। इस तरह अप्रोच के जरिए एडिसन लाइटिंग की दुनिया को नया रूप देने की बुनियाद राखी।